नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान। हम बात करेंगे आज मुद्दे की बात में केंद्र में पेश किए गए बजट की, आम बजट की, जो आज पेश किया वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। पी चिदम्बरम ने जब बजट पेश किया उससे पहले ये कहा जा रहा था कि ये वर्ष चूंकि चुनावी वर्ष होगा, आने वाले वर्ष में चुनाव है, इसलिए चुनाव से पहले का ये बजट लोक लुभावन होगा, लोगों को भाने वाला होगा। क्या रहा पूरे दिन का आपने जायजा लिया, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी। ये तकनीकी आंकड़ों में न उलझते हुए मुद्दे की बात में हम आज बात करेंगे आम आदमी के लिए पेश किया गया ये बजट उनके हित में कितना है, क्या लोगों ने खोया है, क्या पाया है। 1 रुपए की अगर हम बात करते हैं उसमें से मिलना कितना है और खर्च कितना होना है। सीधी सी बात करेंगे मुद्दे की बात। फिलहाल हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए वित्त विशेषज्ञ संजय बंसल जी हैं। संजय बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आज बजट पेश किया गया, आम बजट है। आम बजट लोगों के लिए प्रतिवर्ष पेश किया जाता है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग योजनाओं के साथ, अलग अलग आंकड़ों के साथ पेश किया जाता है बजट। लेकिन अगर हम इस वर्ष के बजट की बात करें 2012, 2013, 2014 की, ये बजट, आप इस बजट को किस रूप में लेते हैं पूरी तरह से पी चिदम्बरम का ये बजट? सलमान जी, बड़ा ही नपातुला बजट देने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने। नपातुला इसलिए कहूँगा कि एक तरफ उनको ये दिखाना था कि ये चुनावी बजट नहीं है, उनको ये कोशिश करनी थी कि ऐसा नहीं लगे कि ये चुनावी बजट है। दूसरी तरफ उनको कॉरपोरेट्स, एफआईआई, अपने सरकार के सहयोगी दलों को, विपक्ष को, सबको खुश भी रखना था। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने एक नपातुला बजट देने की कोशिश की है। कामयाब इसमें कहाँ तक हो पाए हैं ये अभी ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है, जैसा आपने भी कहा, कि शायद 2013 चुनावी वर्ष हो सकता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसा बजट देने की कोशिश की है जिससे आम जनता तक जो सरकारी स्पेंडिंग है, सरकारी खर्च है, वो पहुंच पाए। इसके अंदर उन्होंने हर तरह के तबकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्पेंडिंग का उन्होंने बजट दिया है। जैसे फूड सिक्योरिटी है, हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और जैसा हम जानते हैं कि हर बजट में एक सबसे बड़ा हिस्सा रहता है रक्षा बजट का, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी है। तो इस तरह हर तबके के अंदर उन्होंने खर्चा बढ़ाने का प्रावधान किया है। जी, जैसे कि एक बजट की प्रक्रिया होती है, बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान दिया जाता है, खर्च की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और इसीलिए शायद लोगों को ये चुनावी बजट भी लग सकता है। संजय जी, हम आपके पास भी आते हैं, और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता माधव भंडारी जी भी जुड़ गए हैं। माधव भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। भंडारी जी, बताएं कि ये जो बजट पेश किया गया, हम सीधे सीधे आम जनता की बात करें, आम जनता की भाषा में ये बात करें, आंकड़ों में न उलझते हुए, और आप अगर इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया अगर दें, कोई आपसे सवाल करे कि ये बजट कैसा है पी चिदम्बरम का, तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, ये बजट ऐसा है कि आम आदमी की पूरी निराशा करने वाला ये बजट है। समाज के किसी भी इकाई को, किसी भी हिस्से को जिससे कुछ राहत मिल पाएगी या कुछ सुकून मिल पाएगा, ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं चुनावी बजट की, इसके बाद आने वाला शायद 2014 का बजट पेश करने का मौका अगर चिदम्बरम जी को मिला तो वो एक टेक्निकल बजट होगा, क्योंकि उस वक्त चुनावी आचार संहिता का अमल चल रहा होगा, इसलिए ज्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाएंगे। तो उस मायने से भी ये चुनावी बजट होना संभवनीय था। लोगों को लग रहा था कि ये चुनावी बजट होगा, इसमें बहुत सारी घोषणाएं करने की कोशिश की जाएगी जी। लेकिन ऐसी घोषणाएं करने की, लोगों को लुभाने का कुछ प्रोग्राम देने की हालत भी अब अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं बची है। इतनी हमारी अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है। यही आज इस बजट की वजह से सामने आया है कि हमारे पास, हमारी अर्थव्यवस्था में कोई भी दम नहीं रहा है जी। पूरी उसके हालात बदतर हो चुकी है जी। ये इस बजट ने सामने लाया है जी। माधव भंडारी जी का स्पष्ट मानना है कि इस आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की
एक तरफ तो सिर्फ हम देश की क्यों कहें, पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था कहीं न कहीं डामाडोल स्थिति में है। संजय बंसल जी, माधव भंडारी जी को लगता है कि ये बजट, चुनावी बजट होने के बावजूद उतना लोक लुभावन नहीं है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कैसा ये बजट आपको कैसा लगता है, आम जनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए सलमान जी, एक बात भंडारी जी ने बड़ी अच्छी कही कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम ज़्यादा लोभ लुभावन वाली चीज़ें जनता को पेश कर सकें। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारा जो वित्तीय घाटा है वो भी 5% से ऊपर चल रहा है, जो कि एक अलार्मिंग चीज़ है। दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है, और तीसरी तरफ जो विकास दर है सरकार को उसे भी ध्यान में रखना है। अभी एक अर्थशास्त्री के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये एक कॉमन नॉलेज है कि अगर हम ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे तो इन्फ्लेशन पर से ध्यान हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन का बढ़ना थोड़ा बहुत स्वाभाविक है। हमारे केस में ये भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे केस के अंदर ग्रोथ जो है वो 5 से 6% के ऊपर अटकी हुई है। उसी समय भी जो इन्फ्लेशन की दर है वो भी बढ़ती जा रही है। और तीसरी तरफ जो बोलते हैं कि एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, कि हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी हमारा काबू में नहीं रहा है जी। यानी अर्थव्यवस्था के चंगुल में बुरी तरह से देश फंसा हुआ है, और पी चिदम्बरम पर इस वक्त ये जिम्मेदारी थी कि एक तो इस आर्थिक व्यवस्था को सुधारें, दूसरी तरफ जनता के हितों का भी ख्याल रखें, तीसरी तरफ अपने दलों के जो उनके साथी दल हैं उनका भी उन्हें ख्याल करना था, और कहीं न कहीं विपक्ष के निशाने पर भी आना था। भंडारी साहब, अगर इसे हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर देखें तो इन तीनों क्षेत्रों में, रोटी रोजगार की से जुड़े हुए, और कपड़ा उनके जो भी है, और मकान से जुड़ी हुई चीजें, अगर हम इसको जोड़कर देखें तो ये तब कहां पाते हैं इस बजट को? नहीं, वही इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इस बजट से समाज के किसी भी तबके को कहीं पर भी राहत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस बजट में डायरेक्ट टैक्सेशन शायद थोड़ा बहुत बढ़ाया होगा, थोड़ा बहुत इधर रियायत देने की कोशिश की होगी जी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतना बढ़ा दिया है कि उस दायरे में समाज का करीबन 50% तबका उसमें सब आने वाला है। और ये 50% तबका जो इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जाल में आ जाएगा जी, तो उसका जो रोजाना बजट है वो तितर बितर हो गया है जी। आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बजट के इफेक्ट से महंगाई दुगना तिगुना बढ़ने की संभावना क्लियर कट दिखाई देती है। तो महंगाई की मार से लोगों को बाहर लाने की कोई कोशिश इसमें नहीं है, बाकायदा उल्टा जाकर महंगाई की मार बढ़ाने की इसमें सारी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ से एक सबसे चिंता का विषय जो है और जिसका जिक्र अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जी। और अगर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का सारा संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, ये जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बता दिया, तो ये बेरोजगारी कम करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, इसका इसमें कोई दिशा दर्शन नहीं है जी। तो एक तरफ से महंगाई की मार और दूसरी तरफ से बेरोजगारी से जूझने का कोई तरीका न दिखाना, इन दोनों की वजह से सारा 70-75% लोक संख्या जो है वो इससे आहत होने वाली है। और इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं ये बजट किसी भी तबके को सुकून देने में नाकामयाब है। किसी भी तबके को ये बजट सुकून नहीं दे पाया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माधव भंडारी जी का कहना है। हमारे साथ संजय बंसल जी, अर्थ विशेषज्ञ, ये भी जुड़े हुए हैं, वित्त विशेषज्ञ। संजय जी, जैसा कि माधव भंडारी जी कह रहे हैं, बेरोजगारी इस देश की एक बड़ी समस्या है। रोजगार दिलाना भी सरकार की जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है। युवा वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, क्योंकि कहने को कहा यह जा रहा है कि जिस तरफ युवा घूमेगा सरकार उसी की बनेगी। मैं बार बार इस विषय पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि लोगों को इस वर्ष कम से कम कुछ चीजें उम्मीद के मुताबिक मिलने की चाह थी कि इस तरह से मिल जाए, पर क्या युवा वर्ग को, जो जैसा कहा जा रहा है कि युवा वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, आपको लगता है कि उनकी रोजगारी की समस्या दूर होने की कोई चांसेस है और युवाओं को कुछ मिलेगा इस बजट से? सलमान जी, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बड़ी ही अच्छी बात कही थी कि ये बजट उन्होंने 3 तबकों को ध्यान में रख के बनाया है। पहला है महिला वर्ग, दूसरा युवा वर्ग और तीसरा पिछड़ा हुआ वर्ग।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां युवा वर्ग की बात उन्होंने अपने बजट के भाषण में 2-3 बार की, लेकिन युवा वर्ग से जुड़ा हुआ कोई स्पेसिफिक एक जो हेडिंग है इस बजट के अंदर वो कहीं भी दिख नहीं पाया है। बात बची बेरोजगारी की, तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके अलावा और कोई ऐसा कोई खास बात दिखी नहीं। हाँ, इसमें टेक्सटाइल उद्योग के ऊपर जरूर सरकार ने फिर से एक बार बजट के अंदर बड़ा एलोकेशन किया है 2000 करोड़ से ऊपर का, शायद उससे रोजगार के अंदर कुछ सहायता मिल सके अगर वो अच्छे से स्पेंड हो पाए तो। और दूसरा जो मनरेगा स्कीम है उसके, ये दो चीज़ों को छोड़ के रोजगार को बढ़ाने जैसा कोई स्पेसिफिक चीज़ इस बजट के अंदर दिख नहीं पाया है। और बात बची महंगाई की, तो यहाँ पे मैं एक बात जरूर साफ करना चाहूँगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात चल रही है, इस बजट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं दी गई है जिससे ऐसा लगे कि महंगाई में बढ़ोतरी होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो चीज़ें बढ़ाई गई है वो जो लग्जरी आइटम है उन पे बढ़ाया गया है, या फिर जो व्यसन वाली चीज़ें हैं सिगरेट तंबाकू वगैरह उन पे बढ़ाया गया है। बाकी आम जरूरत की कई चीज़ों पे इनफैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम किया गया है। जी, कुछ चीजें ऐसी थी जो आम जनता से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी, उन पर टैक्सेशन लगाया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था, और उस पर सरकार ने शायद ध्यान दिया। फिर मैं उसे जोड़ता हूँ कि शायद ये चुनावी वर्ष था और सरकार नहीं जानती थी कि अगर ज़रूरी चीज़ों पर कहीं भी उन्हें छुआ गया, टैक्स के दायरे में लाया गया, तो इसका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। माधव भंडारी जी, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ संजय बंसल जी बने हुए हैं। हम आपको दिखा लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा इस बजट पर। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखाएंगे जो बजट के बाद आई हैं, कुछ बड़े नेताओं की हम आपको दिखाते चलते हैं। हमारे साथ माधव भंडारी जी बने हुए हैं, संजय बंसल जी बने हुए हैं। देख लेते हैं रामगोपाल यादव जी को। कोई घोषणा ऐसी नहीं है जो जनता को राहत देने वाली हो, किसी तरह की कोई राहत नहीं है। आप लोग भी एक आध फ्लैट लेने को जाओगे, अब 50 लाख से कम कोई फ्लैट नहीं आता है, उस पर भी टैक्स लगा दिया है। कोई रजिस्ट्री ऐसी नहीं है। कह रहे हैं 1 लाख का सोना महिलाएं विदेश से ला सकती हैं। 1 लाख में कितना सोना आता है? 3 तोला भी नहीं आता है। ये मजाक है, देश खामखा की बात करते हैं। केवल विदेशी जूता सस्ता कर दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सस्ता किया। किसान के लिए क्या 7 लाख करोड़ कर्जा देंगे, लेकिन इंटरेस्ट क्या है ये बताया? किसान विरोधी, जन विरोधी। ये थे रामगोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता। माधव भंडारी जी, बिल्कुल वही बात जो आप कह रहे थे कि ये किसी तबके को राहत नहीं मिलेगी इस बजट से, वही बात वो दोहरा रहे थे। बल्कि उन्होंने तो कटाक्ष भी किया कि विदेशी जूता सस्ता कर दिया गया। जी माधव भंडारी, बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र किया, जी, तीसरा मुद्दा यह है कि आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र को का साथ साथ देश के और कई हिस्सों में अकाल का और सूखे का संकट गहरा है। जी, ये सारे प्रदेश उस सूखे के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन पूरे बजट में कहीं पर भी सूखा इस शब्द को एड्रेस भी नहीं किया है। जहां तक रोजगारी बढ़ाने का सवाल है, तो मैं मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूं जी। मनरेगा में जो हो रहा है वो तो सारा देश जानता है कि रोजगार कितना मिलता है और भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, वो भी बात अलग है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता जी। लेकिन इस देश में जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो रहे हैं, यहां से रोजगार लोग खो रहे हैं, और जो लोग रोजगार खो रहे हैं उनका भी जिक्र इस बजट में नहीं है। सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में बढ़ावा नहीं है, बल्कि उद्योग बंद होते जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में भी बंद होते जा रहे हैं। हमारा ऊर्जा संकट गहरा होता जा रहा है, और ऊर्जा संकट को हम कैसे दुरुस्त करने वाले हैं इसका भी कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। तो देश के जो अहम मुद्दे हैं, जिन संकटों की वजह से देश आज बिल्कुल रेड अलर्ट में आ गया है, इनमें से किसी भी संकट को हम कैसा एड्रेस करने वाले हैं ये बताने की कोशिश वित्त मंत्री महोदय ने नहीं की है। ये इस बजट का रोना है। जी, इस बजट का रोना ये भी है कि जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो समस्याएं थी, उस तरफ से सरकार ने अनदेखी की है। ये अगर इसे संजय बंसल जी, अगर माधव भंडारी जी एक आम नागरिक के रूप में भी कह रहे हैं, तब भी एक राजनेता के रूप में कह रहे हैं, तब भी क्या ये समस्याएं सरकार के लिए बहुत ही मायने नहीं रखती हैं? जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, बिजली की समस्या से हम जूझ रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में उम्मीद, जैसा कहा जाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का वित्त मंत्री अर्थ के विशेषज्ञ हैं, और उनसे तो उम्मीद ज़्यादा होती है ऐसे लोगों से, तो कहाँ पाते हैं? अगर हम इसे आपके नज़रिए से देखें, आप लोगों के नज़रिए से देखें तो।
नहीं सलमान भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो आईना है, किसी भी अर्थव्यवस्था से को जो पहचान है वो देश की रोजगारी दर, देश की महंगाई दर और बाकी ऑफ कोर्स जो पावर सेक्टर है, जो हमारी कितनी बिजली हम बना पाते हैं, हमारी ज़रूरत के मुताबिक बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, ये हमारी अर्थव्यवस्था का या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक आईना है। और जब तक ये 3-4 बेसिक चीज़ें एड्रेस नहीं होगी, बजट के अंदर किसी भी तरह का एलोकेशन कोई भी काम आने वाला नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा था कि इन तीनों चारों चीज़ों पे, तीनों चारों मदों के ऊपर बजट के अंदर हमें स्पेंडिंग का अमाउंट दिखता है। पावर सेक्टर के ऊपर भी दिखता है। पावर सेक्टर के अंदर कुछ टैक्स बेनिफिट्स थे, उनका भी जो इस साल एक्सपायर होने वाले थे उनको भी एक्सटेंड किया गया है। जहाँ तक रोजगारी का प्रश्न है, शायद जो टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड इन्होंने अनाउंस किया है 2000 करोड़ से ऊपर का, ये भी शायद उसी दिशा में एक कदम है। तो ये चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश की गई है। अभी जैसा भंडारी जी ने कहा, मेरा भी यही मानना है कि जब तक ये चीज़ें सही दिशा के अंदर खर्च नहीं हो पाती, इनका सुपरविजन नहीं हो पाता है। मनरेगा के बारे में उन्होंने कमेंट किया, उनके कहने में कोई शक नहीं है। तो जो स्पेंडिंग है उसको अगर हम सही तरीके से सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे तो बजट के अंदर कितना भी एलोकेशन कर दिया जाए उसका कोई फायदा समाज को मिलने वाला नहीं है। तो जरूरत ये है कि बजट के अंदर उसका प्रावधान हो और साथ ही साथ में उस प्रावधान को किस तरह से सही तरीके से खर्च किया जा रहा है उसका सुपरविजन भी अच्छे तरीके से हो। जी भंडारी साहब, आप बताएंगे किस तरह के जो प्रावधान किए जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है सरकार की तरफ से जो भी प्रावधान बजट में किए जाते हैं उस मद के खर्च हो ही नहीं पाते उतने। शायद जिस तरह से चुनाव को देखते हुए रखा गया हो कि चुनाव के वक्त में, जैसा बंसल जी ने शुरुआत में ही बताया कि एक इनकम और एक्सपेंडिचर वाला मामला होता है, एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान दिया गया है कि खर्च होगा। आपको लगता है कि जिस तरह का प्रावधान जितना भी रखा गया है वो खर्च कर पाने में ये सरकार सक्षम होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि देखिए एक फूड सिक्योरिटी के नाम पर 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फूड सिक्योरिटी बिल तो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और वो कौन से स्वरूप में मंजूर होगा और उसमें से क्या पैदा होगा ये आज कोई जानता नहीं है। तो ये 10,000 करोड़ का जो प्रावधान है ये तो सिर्फ मनी पार्किंग है, इसका उपयोग आने वाले 1 साल में होने वाला नहीं है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिसका वास्तवता में कितना असर होगा, कितना उपयोग होगा, ये बताना मुश्किल है। जरूरत आज ये थी कि देश के सामने जो आर्थिक संकट गहरे होते गए हैं उनको सामना करने के लिए साहसिक कदम उठाने की जरूरत थी। वो साहसिक कदम, एक भी साहसिक कदम उठाने की कोशिश इस बजट में नहीं है। जैसे मैं पावर सेक्टर की बात कर रहा था, पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो माइनिंग सेक्टर है। माइनिंग सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स है, माइनिंग सेक्टर आज माइनस में आया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हम प्रॉब्लम में है। तो ये माइनिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के सेक्टर को हम कैसा दुरुस्त करने वाले हैं, हम उसको कैसा आगे लेके जाने वाले हैं, इसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है। इसके बारे में कोई ठोस पॉलिसी की बात नहीं है। यह बजट पॉलिसी के मुद्दे पर कहीं पर भी बात नहीं करता है। और मैं एक चीज तो कभी भी नहीं समझ पाया कि हम हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बार बार कहते हैं कि एक जाने माने अर्थतज्ञ है, तो यह अर्थतज्ञ कहां से है ये तो मुझे पता नहीं चलता है कि 8-9 सालों में इस अर्थतज्ञ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश की सारी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। तो ये किस तरह की तज्ञता है ये मैं समझ नहीं सकता। जी, प्रधानमंत्री कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री और उनके साथ चिदम्बरम जी का तालमेल कुछ ऐसा रहा है। इससे पहले चूंकि राष्ट्रपति बना दिए गए, महामहिम हो गए प्रणब मुखर्जी साहब, कहा जाता था कि सरकार की ये 3 लोग अर्थ विशेषज्ञ हैं और आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन माधव भंडारी जी की बात को अगर यकीन किया जाए, उस बात पर दम हो, तो ये माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था इस देश की कहीं ना कहीं चरमराई है और आम जनता इससे आहत हुई है। लेकिन अपनी तरफ से जो बजट पेश करने की कोशिश की गई है, शायद वो एक लिपापोती का मामला हो सकता है। हमारे साथ माधव भंडारी साहब तो जुड़े ही है, साथ ही साथ हमारे साथ हम इस पर बात कर रहे हैं वित्त विशेषज्ञ हमारे साथ संजय बंसल जी जुड़े हुए हैं। हम राजनीतिक और एक बीच की टिप्पणियां लेते चल रहे हैं, लेकिन हम आम जनता से जुड़ी भावनाएं भी आपको दिखाते चले। इस बीच हमारे पास है कुछ प्रतिक्रियाएं आम जनता की, वो भी दिखा लेते हैं और फिर हम आते हैं प्रकाश भंडारी जी और संजय बंसल जी के पास। देखते हैं आम आदमी क्या कहता है पी चिदम्बरम के इस आम बजट पर। एक मजदूर और गरीब आदमी क्या कर सकता है? 1000 रुपये उसका पगार है और 10,000 कर्जा है, तो क्या खाएगा जब अनाज ही बढ़ा देंगे? तो
बाल बच्चे कैसे पालेगा अपना? उसमें हरिजन आ गया, वाल्मीकि समाज आ गया, दलित पंथ आ गया, हम छोटे लोग किधर जाएंगे? पगार तो कोई बढ़ाता नहीं, महंगाई बढ़ाते हैं सब, और सब बड़े बड़े वादे करते हैं। 200 लेडीज का किया था, वो भी नहीं हुआ, ये साल भी नहीं कुछ किया। महंगाई कम होनी चाहिए, राशन गेहूँ चावल का अनाज सस्ता होना चाहिए। भाई क्या बजट लग रहा है? मैं तो एक रोटी बना रही हूँ, एक चूल्हे में है, एक ताव पे है। चाहिए तो सरकार को ये भी दे सकती हूँ मैं, ठीक है। और भाई हम तो गरीबी से मर रहे हैं, आए हाय हमारा पीछा छोड़ो गरीबी। हाँ, सब कुछ है। अभी गरीबी से बर्तन घस घस के दुनिया का पेट पाल रहे हैं, तो भी हमको बोल रहे हैं कटौती दो। क्या की कटौती दे? हम घासलेट हमको मिलता नहीं, राशन हमको मिलता नहीं। 70-80 रुपए किलो घासलेट हो रहा, 1200 रुपए का बाटला हो रहा। तो सरकार को अंधी है क्या? आंख बंद करके बैठी है क्या सरकार? हम लोग तो यही उम्मीद लगाई थी कि हम लोग उनको चुन के लाए हैं, हमारे सब गरीब भाइयों को मदद करेंगे, एहसान करेंगे, जिससे कि हम लोग आगे चल सके। लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया, न खाने का ठिकाना है, न नौकरी का ठिकाना है। सब बेकार पढ़ लिख कर वही बच्चे बैठे हुए हैं। हम लोगों को यही विचार था कि कम से कम सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी, और कम से कम अभी खाने पीने के संबंधित जो सामान है उसमें कुछ कमी करेगी, उनके दर कम करेंगी, उनके रेट कम करेंगी। और उसमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया, उल्टे का उसका और डबल रेट कर दिया। अब ऐसा हो गया है कि हम लोगों को राशन बनाना होता है, तो हम लोगों को जहाँ 10 किलो चावल लेते थे, वहाँ ऐसे सोचना पड़ता है कि 10 किलो लेंगे तो हमारा बजट में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं है। 4000-5000 कमाने वाले लोग, अगर हम लोग 2000-2500 का राशन भराएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे और हम लोग जिएंगे कैसे? सोचा तो बहुत कुछ था, मगर हम लोग तक पहुंचा ही नहीं कुछ, तो क्या करें? खाना भी दुश्वार कर दिया। अभी तो हम लोग को ऐसी परेशानी हो गई कि हमारे बाल बच्चे को गुजर होनी मुश्किल हो गई है। किस तरीके से करें हम लोग गुजर? माधव भंडारी जी, आप सुन रहे थे, आपने देखा कुछ आप तक आवाज़ें गई आम जनता की, और जनता भी शायद इससे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से खुश होगी इस बजट से, लेकिन अपनी तरफ से सरकार की ये कोशिश होती है कि सरकार जनता उससे खुश रहे। सब्सिडी पर एक साहसिक कदम उठाने की बात कही गई थी आपकी तरफ से। क्या आपको लगता है कि जो सब्सिडी अगर कम करती, साहसिक कदम इस तरह के उठाती सरकार, तो आप लोगों का सहयोग उनको मिल पाता? नहीं, सब्सिडी कम करना यही केवल साहसिक कदम है, ये मानना ही गलत है जी। साहसिक कदम कई सारे हो सकते हैं। हम जब क्रूड ऑयल की बात करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो सब्सिडी कम करने की बात जब करते हैं तो ठीक है, एक तरफ से सब्सिडी कम करो, लेकिन जो एक्सपोर्ट पैरिटी और इंपोर्ट पैरिटी के नाम पर हम जो टैक्सेशन करते हैं उसमें भी बदलाव करो। टैक्सेशन में सुधार करने की जो जरूरतें हैं, जो 10-12 साल से पेंडिंग पड़े हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। सारा टैक्सेशन हम इस तरह से करते जा रहे हैं कि जो जैसे एक बहन ने सही तरीके से कहा कि जो 5000-4000 रुपया महीना कमाते हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझा कितना है, वो कभी किसी ने सोचा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात मैं जो कर रहा हूं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ है कि जो आम आदमी रोज हर घड़ी हर एक प्याली चाय पिया तो भी वो इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, और इसके बारे में सरकार के पास कोई सोच नहीं है। तो ये सारे मुद्दे सरकार अगर कोई उसको हाथ नहीं लगाती है, उसके बारे में कुछ बदलाव करने की चिंता नहीं करती है, और साहसिक कदम के नाम पर केवल सब्सिडी कम करने की बात करती है, तो ये सरकार आम आदमी की सही जरूरतों के लिए कोई भी ख्याल नहीं करती, यही कहना पड़ेगा। जी, सरकार आम आदमी की सही जरूरतों पर ध्यान देने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। माधव भंडारी जी का ये सीधे सीधे आरोप है। संजय बंसल जी, अगर इन सब्सिडी वाली चीज़ों पर उलझे, सब्सिडी वाली बात करें, कितना ये साहसी हो सकता था क्या? अगर महंगाई सचमुच में बढ़नी है और बढ़ती जा रही है, क्या कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इसे कंट्रोल में किया जाए? सलमान जी, जो 4-5 आम लोगों की राय आपने मुझे सुनाई, उनको सुनने के बाद में मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगा कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। सब्सिडी होनी चाहिए, और उनकी बात सुन के लगता है कि ये आम आदमी की जरूरत भी है। मेरा ये मानना है कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी का बर्डन है गवर्नमेंट पे, तो ये कोशिश जरूर की जाए कि जो सब्सिडी है वो सही लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरा ये मानना है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के अमाउंट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वेस्टफुल सब्सिडी है। तो मैं ये बात करता हूँ कि जो वेस्टफुल सब्सिडी है, यानी जो एक ऊंचे तबके के लोगों तक भी पहुंच रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे, जैसे डीजल गाड़ियां हैं या और कोई चीज़ है,
तो वो वेस्टफुल सब्सिडी वो कम हो जाए तो भी मेरे ख्याल में एक काफ़ी बड़ा सहारा मिलेगा सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और उस मजबूती को आम आदमी तक पहुंचाने में। और आम आदमी तक शायद कुछ साहसी कदम उठाए जा सकते थे। दूसरी तरफ इस सब का बहुत सारे विषय रह गए हैं। माधव भंडारी जी, चलते चलते क्या कहेंगे अगर एक पंक्ति में आपको कहना हो इस बजट को? नहीं, एक पंक्ति में मैं इतना ही कह पाऊंगा कि ये सरकार आम आदमी के लिए नहीं है। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, 2004 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण किया था जी, तो प्रधानमंत्री जी की पत्नी ने माध्यमों के जरिए उनको एक प्रार्थना की थी कि आप बाकी कुछ भी करिए जी, लेकिन जो घर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उस गैस के दर मत बढ़ाइए जी। इस वर्ष तो वो बढ़े हुए पत्नी मिले की ये एक मामूली बात जो प्रधानमंत्री पाल नहीं सकता है, उससे सारी दुनिया क्या अपेक्षा रख सकती है? यही मेरा सवाल है जी। माधव भंडारी जी, आप शायद आपकी भावनाएं और अपनी पत्नी की भावनाओं को मनमोहन सिंह समझ सके, डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ सके और उनके वित्त मंत्री समझ सके, इतनी उम्मीद हम उनसे भी करते हैं। संजय जी, अगर आप चलते चलते कुछ कहना चाहें बहुत संक्षेप में। मेरी पहले वाली बात पे कायम हूँ मैं कि नपातुला बजट देने की कोशिश की है उन्होंने। हाँ, अगर इसको सार्थक तरीके से अगर ये सारी चीज़ें खर्च हो पाए तो मेरे ख्याल में आम जनता के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए काफ़ी बेहतर होगा। जी, माधव भंडारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और चर्चा में हिस्सा लिया। संजय बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बजट कैसा रहा, ये आने वाले वर्ष तक पूरा हमें इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। चूँकि ये वर्ष चुनावी वर्ष है, उथल पुथल वाला वर्ष है। देखते हैं पी चिदम्बरम ने जो अपना पिटारा खोला है उससे क्या नतीजा निकलता है, आम जनता इसे किस रूप में लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी अतिथि के साथ कल फिर मौजूद होंगे। सलमान को, मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।